कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। अधीर ने रंजन की कंपनी में इंटरव्यू देकर वहां एक अच्छे पद पर नौकरी पा ली थी। उसे ये नौकरी रंजन के उपकार से नहीं बल्कि अधीर की काबिलियत देखकर दी गई थी। अधीर की शुरुआती तनख्वाह 20,000 थी, लेकिन छुट्टियां चल रही थी तो वह ओवर टाइम भी करने लगा था जिससे तनख्वाह के ऊपर भी कमा सके। रंजन अपने ऑफिस में काफ़ी कम ही आता था, लेकिन जब भी आता तो अधीर पर पूरी नज़र रखता था। शायद जांच रहा था कि अधीर सानवी को लेकर गंभीर है भी या नहीं। अधीर को ऑफिस में काम करते हुए 1 महीने बीत गया। वो उस दिन के बाद से सानवी से नहीं मिला था। कमी खलने लगी थी उसकी, लेकिन फिर भी अपने आप को काम में झोंका हुआ था क्योंकि वो जानता था कि सानवी को अपनाने से पहले उसके लिए रहने और खाने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अपने लिए छोटा सा घर लेने की क्षमता तो थी उसमें, क्योंकि घर छोड़ने के बाद ही उसने कई जगह काम किया था और कमाए गए पैसों में से खाने और पढ़ाई के अलावा अन्य किसी चीज़ में ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे थे, तो उसके पास अपनी जमा पूंजी थी। आज भी ऑफिस के बाद वो अपने लिए घर ही देखने निकल गया। उसने बहुत से छोटे बड़े मकान देखे। अंत में उसे एक छोटा सा 2 कमरे वाला घर पसंद आया, जिसमें नीचे एक कमरा, एक रसोई और आगे छोटा सा गार्डन था। फिर साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जो ऊपर के कमरे में जाने के लिए थी। ऊपर वाला कमरा नीचे वाले कमरे की तुलना में थोड़ा बड़ा था और साइड में छोटी सी बालकनी भी बनी हुई थी। अधीर ने इसे ही अपना आशियाना चुना क्योंकि यहाँ ज़मीन की कीमत भी कम थी, जो अधीर चुकाने में समर्थ था। उसने कीमत चुकाने के लिए 2 महीने का वक्त मांग लिया और अपने किराए के मकान पर वापस आ गया। थोड़ा सा खाना खाया और लेट गया। उसे सानवी की बेइंतहा याद आ रही थी। 1 महीने के ऊपर जो हो गया था उसे देखे, उससे बात किए हुए। जाने तू कहाँ है सोनू, कभी अपने घर का पता तो बताया होता। बात न सही, कम से कम तुम्हें देखने ही आ जाता, आकर तुम्हें बताता कि मैंने हम दोनों के लिए ठिकाना ढूंढ लिया है और फिर तुम्हें देख लेने से इन आँखों को भी सुकून और चैन मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अब मिलेंगे तो एक होने के लिए मिलेंगे। दूसरी तरफ सानवी का भी यही हाल था। वो कमरे में चुपचाप बैठी, उसने अपने हाथों में आईना पकड़ा हुआ था। शायद अपनी सूनी आंखों में अधीर का अश्क देखने की कोशिश कर रही थी वो। कब खत्म होगी ये छुट्टियाँ? रंजन भी नहीं आ रहे हैं घर। उन्हें तो पता होगा ही अधीर के बारे में, जॉब मिली होगी या नहीं। कहीं वापस से उदास तो नहीं रहने लगा होगा ना वो। कुछ नहीं पता मुझे, बस वो अधीर से अधीर बेचैन कभी न बने। ख्यालों में गुम थी तो उसके हाथों से आईना फिसलकर चूर चूर हो गया। कुछ टूटने की आवाज़ के साथ ही सानवी की तंद्रा भी टूटी। वो कुछ सोच समझ पाती तब तक तेजस वहां आ पहुंचा था। उसे देखकर सानवी हड़बड़ाई। वो भैया, वो बस हाथ से फिसल गया। वो काफ़ी लड़खड़ाई आवाज़ में बोली और बिखरे कांच के टुकड़े उठाकर पास ही पड़े डस्टबिन में डालने लगी। तेजस इस वक्त भी नशे में चूर था। वो सानवी के चेहरे को काफ़ी गौर से देख रहा था और समझने की कोशिश में था कि कहीं सानवी कुछ छुपा तो नहीं रही। कांच के टुकड़े उठाते वक्त सानवी के हाथ में कुछ खरोच भी आ गई और हल्का खून बहने लगा, लेकिन तेजस का डर इस हद तक कायम था कि उसकी सिसकी तक न निकली। तेजस हर बात को नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। जैसे ही सानवी वो सब समेटकर खड़ी हुई, तेजस ने आगे बढ़कर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ सानवी के जख्म पर थी, जिससे सानवी की आह निकल गई, लेकिन तेजस पर कोई असर न हुआ। वो अपने जबड़े भींचकर बोला, कौन चल रहा है तुम्हारे मन में? कितने दिनों से गौर कर रहा हूँ, काफ़ी बदली बदली नजर आने लगी हो तुम। कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रही जो मुझे नागवार लगे? सानवी दर्द से छटपटा रही थी। भैया, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। और किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तेजस ने उसका हाथ झटक दिया और वापस उसी लहजे में बोला, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रंजन के अलावा अगर कोई तुम्हारे मन में आया तो याद रखना, तुम्हारी जान ले लेने में वक्त नहीं लगाऊंगा मैं। तुमको इतने सालों में सिर्फ इसलिए ही तो झेलता आया हूँ कि एक दिन तुझसे मुनाफा होगा मुझे, और अगर इस मौके में मुझे घाटा हुआ तो देख लेना कि क्या हश्र होगा तुम्हारा। तेजस के शब्द काफ़ी चुभन पैदा करने वाले थे, लेकिन सानवी को ये सब सुनने की आदत थी। वो चाहती तो अभी उसे जवाब दे देती, लेकिन वो कुछ भी बोलकर अधीर के लिए दिक्कत नहीं करना चाहती थी। अधीर की ज़िंदगी में जाने के लिए तेजस की अनुमति बिल्कुल महत्व नहीं रखती थी।
तो उसे बताकर मुसीबत मोल लेने का कोई मतलब ही न था। वो नज़रें झुकाए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हिम्मत नहीं कुछ भी करने की। और फिर मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी कभी नहीं थी जिस पर मैं अपने फैसले थोप सकूं। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि रंजन की ज़िंदगी में जाओगी। मैंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाहा था, लेकिन तुम भी घाटे में नहीं हो। रंजन पलकों पर बिठा कर रखेगा तुम्हें, अपनी कंपनियों का मालिक है, इज्जत शोहरत सब है उसके पास, और फिर तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन फिर भी मेरी बात याद रखना, जान ले लूँगा तुम्हारी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। तेजस उसे उंगली दिखाकर धमकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। पीछे सानवी अपनी सोच में गुम हो गई। अब इन्हें कौन समझाए कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। रंजन के पास रिश्ता सिर्फ एक सौदा है और अधीर प्यार है मेरा। उसे मैंने नहीं, मेरे दिल ने चुना है। खैर, मुझे तेजस को समझाने और बताने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। मायने नहीं रखता उसे बताना भी। वो भाई होता तो उसकी इजाज़त, उसकी सहमति की ज़रूरत पड़ती मुझे, लेकिन अफसोस वो कभी एक भाई बन ही नहीं पाया। कुछ नहीं है वो मेरा, बस एक सौदागर है जो चीज़ों के साथ साथ किसी इंसान का भी सौदा कर सकता है। सानवी सोचते हुए सो गई। अगले दिन अधीर ऑफिस में बैठा हुआ था, पैसों का हिसाब लगा रहा था कि कहीं कुछ कम तो नहीं पड़ रहा। अगर अपना खर्च निकाल ले तो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उसके ऑफिस का वक्त सुबह 10 से शाम 5 बजे तक था, फिर भी वो 8 से 9 बजे तक ऑफिस में ही काम करता। आज 8 बजे ही ऑफिस से निकला और गैराज की तरफ चल गया जहां वो पहले काम किया करता था। वहां जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जो उस गैराज का मालिक था। उसने वहां रात को 2-3 घंटे के हिसाब से वापस काम पकड़ लिया। अगले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन सानवी किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उसे हॉल में रंजन बैठा नजर आया। वो खुश हो गई कि शायद वो अधीर के बारे में कुछ बात करेगा। वो उस तरफ बढ़ी, लेकिन तभी पास बैठे तेजस पर नजर गई। ओह, मैं कैसे भूल गई कि ये यही है। सानवी ने अपने सिर पर हाथ मारा और अपने कदम वापस पीछे ले लिए और किचन में चाय बनाने चली गई। उसे तेजस और रंजन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं। बस इतना समझ आ रहा था कि रंजन कुछ न कुछ सानवी के बारे में ही कह रहा था, क्योंकि उसे बीच में अपना नाम सुनाई पड़ा था। वो चाय लेकर गई और टेबल पर ट्रे रख दी। तेजस उसकी तरफ देखकर बोला, सानवी, रंजन तुम्हें कहीं ले जाना चाहते हैं, जाओ तुम घूम आओ इनके साथ। तेजस की बात सुनकर सानवी ने रंजन को देखा। रंजन ने पलकें झपकाकर निश्चिंत रहने का इशारा कर दिया। सानवी ने टेबल पर रखी नोटों की गड्डी देखी और चुपचाप मुड़कर कमरे की तरफ चली गई। रंजन ने सानवी की तरफ इशारा करके तेजस से कुछ कहना चाहा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मिल लो सानवी से। तेजस उसकी अनकही बात समझकर बोला। रंजन मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे तेजस ने टेबल पर रखे पैसे उठाकर अपने जेब में रख लिए। सानवी, रंजन दरवाजा पर खड़ा ही बोला, वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। वो अंदर आया और बैठ गया। आपने किस बात के पैसे दिए तेजस को? रकम तो मुझे यहाँ से ले जाने की चुकानी थी ना। फिर अभी ही सानवी के शब्द में फिर कुछ नाराज़गी थी। हाँ तो तुम्हें ले जाने ही आया हूँ, रंजन बोल पड़ा और साथ ही सानवी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? वो एकदम से बोला, अरे मतलब मेरे साथ चलो, अधीर से मिलना होगा ना तुम्हें। रंजन ने बात संभाली। वही सानवी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। सच में? उसने सुनी हुई बात की पुष्टि करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सच, चले अब। रंजन खड़ा हो गया, लेकिन सानवी सोच में डूबी कदम न बढ़ा सकी। क्या सोचने लगी? चलो। रंजन जो आगे बढ़ चुका था वापस रुकते हुए बोला, रंजन मुझे पता है कि आप गलत नहीं हैं। आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कीमत तो आप मेरी ही दे रहे हैं ना। कब तक मेरी कीमत लगती रहेगी? सानवी रुआसी होकर बोली। रंजन उसके मन की बात समझ रहा था कि वो खुद को बिका हुआ महसूस कर रही थी। सानवी, ये वक्त की ज़रूरत है कि मुझे उसको पैसे देने पड़े हैं। मेरा यकीन करो, मैं तेजस को इन सब की सज़ा दिलाकर रहूँगा, बस इससे पहले अधीर और तुम्हें एक कर दूँ। रंजन की बात से सानवी थोड़ा संतुष्ट हुई। वो दोनों बाहर निकल गए। रंजन सानवी को अपने ऑफिस ले आया था और उसके साथ अपने कैबिन में बैठा था। सानवी को कुछ समझ आ रहा था कि शायद अधीर यहाँ जॉब करने लगा है, तभी तो रंजन उसे यहाँ लाया। वो खुश हो उठी थी और अपनी नज़रें दरवाजे पर गड़ाई हुई थी कि कब अधीर उसे यहाँ आता नजर आ जाए। उधर अधीर अपने
कैबिन में बैठा फाइल संभाल रहा था। तभी उसे पियोन ने आकर कहा कि रंजन साहब बुला रहे हैं। अधीर जब से यहाँ काम करने आया था तब से ही उसका सामना रंजन से नहीं हुआ था। उसे पता था कि रंजन यहाँ सिर्फ कभी कभार काम संभालने ही आता है। वो मुस्कुराता हुआ रंजन के कैबिन की तरफ बढ़ गया। भले ही रंजन उस श्रीकांत का बेटा था जिसने अधीर की जिंदगी खंडहर के समान बना दी थी, लेकिन अधीर के मन में रंजन के लिए कोई बैर नहीं था, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि रंजन को इसका गुनहगार मानना अमानवता होगी। खैर, रंजन तो खुद ही शर्मिंदा था अपने पिता की हरकत पर। जब अधीर का सच उसे पता चला तो उसे लगा कि अधीर उससे दूरी बना लेगा, लेकिन अधीर उससे अच्छे से ही पेश आया था। उसने रंजन के कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया। अंदर आ जाओ अधीर। रंजन को जैसे पता था कि बाहर वो ही है। अधीर अंदर आया और रंजन की तरफ नज़र उठाता उससे पहले उसकी निगाहें सानवी पर ही रुक गई। सानवी उसके सामने बैठी थी। पूरे 2 महीने बाद एक पल को वो विश्वास ही नहीं कर पाया कि सानवी यहाँ कैसे, लेकिन वो यहीं थी। अधीर को समझ नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दें, क्योंकि रंजन भी बैठा था। उसने रंजन को देखा तो रंजन ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी सोनू सच में यहाँ मौजूद है। अधीर तो अचंभित था रंजन के किरदार से। आखिर क्या था वो? हर बार बिना कहे कैसे समझ जाता था। हाँ पूछने पर वो वापस से यही कहेगा कि मैं तुम दोनों से उम्र में 8 साल बड़ा हूँ। इसी ख्याल से अधीर के होठों पर मुस्कान आ गई। वो सानवी को निरंतर देखे जा रहा था। सानवी से भी कुछ कहा नहीं जा रहा था। उसकी नज़र अधीर पर टिकी थी, जो ऑफिस के फॉर्मल ड्रेस में जच रहा था। उसकी शर्ट एक साइड से हल्की बाहर निकली हुई थी और बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। शायद काम का प्रेशर ज़्यादा ले रहा था वो। दोनों ही खामोश थे, बस बोल रही थी तो दोनों की आंखें। रंजन उठा और अधीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बाहर निकल गया। बेशक उसे चुभन तो होती ही थी, आखिर वो भी तो सानवी को पसंद करता था, लेकिन समझता भी तो था कि प्यार हासिल करने का नाम नहीं। अगर सानवी अधीर को चाहती है तो वो कैसे अपनी चाहत उस पर थोप सकता था। अधीर जाकर सानवी के सामने बैठ गया। कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? अधीर से बोलते नहीं बन रहा था। सानवी कुछ नहीं बोली, बस अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। वह उसे छू पाती उससे पहले ही अधीर को अजीब सी सिरहन महसूस हुई। वो खुद ब खुद ही थोड़ा पीछे हट गया। सोनू तुम ठीक तो हो ना? अधीर को लगा कि शायद सानवी ने उसकी बात सुनी ही ना हो। उसकी दोबारा पूछने पर सानवी ने अपना बढ़ाया हुआ हाथ वापस ले लिया और बड़ी आंखों से सिर हाँ में हिला दिया। तुम कैसे हो? सानवी अभी उसे प्यार से ही देख रही थी। कैसा दिख रहा हूँ तुम्हारे बिना? मेरे बिना कहाँ, मैं तो हमेशा साथ हूँ तुम्हारे, पास होकर भी, दूर होकर भी, जीकर भी, मरकर भी। सानवी बातों में बहकर कह गई, लेकिन इस बात ने जैसे अधीर की सांसें अटका दी हो। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे सानवी के दूर होने के ख्याल से ही उसकी धड़कनें थम जाएगी। सोनू प्लीज़। वो लगभग चीखते हुए खड़ा हो गया। यह पहली दफ़ा था जब अधीर उस पर गरजा था। हालांकि उसकी आवाज़ धीरे ही थी, क्योंकि वो ऑफिस में था। ऐसा मत कहो प्लीज़, तुम्हें खोने की बात सोच भी नहीं सकता मैं। तुम्हारे सिवा मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं है। बहुत बार अंदर ही अंदर मर चुका मैं, लेकिन अब जीना चाहता हूँ। दोबारा ऐसा कभी मत कहना, दोबारा कभी मरने की बात मत करना। उसका बदला रवैया देख सानवी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसे भी एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा कब बोल गई। ओके सॉरी ना, मैं कहीं नहीं जा रही। वैसे ही मुंह से निकल गया। वो अधीर से बोली, जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। अधीर कुछ न बोला और ना ही पलटा। सानवी उठकर उसके पीछे जा खड़ी हुई और उसकी शर्ट पकड़कर खींचते हुए बोली, नाराज़ हो गए क्या? सच्ची अपने आप निकल गया, मैंने थोड़ी बोला। सानवी की इस हरकत से अधीर की आधी अधूरी टक इन शर्ट भी बाहर निकल आई। वो अपनी हालत पर देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ पलटा। ये क्या किया? कहीं से भी ऑफिस वाला बंदा तो नहीं लग रहा अब मैं। उसके कहते ही दोनों हंस दिए। कुछ देर बाद अधीर थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, सोनू बैठो, तुम्हें कुछ बताना है। अधीर बैठते हुए बोला तो सानवी भी बैठ गई। बोलो। मैंने तुम्हारे लिए घर देख लिया है, जल्द ही तय रकम देकर खरीद भी लूँगा। सच में अधीर? सानवी वापस खड़ी हो गई। उसे इस बात से कितनी खुशी हुई ये बताने के लिए शब्द की ज़रूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर ही झलक आई थी खुशी। हाँ सोनू, उसे खरीद कर थोड़ा अरेंज कर लो। इन सब में 4-5 महीने का वक्त लगेगा, बस
फिर तुम्हें अपने भाई को झेलने की ज़रूरत नहीं। मैं ले जाऊंगा तुम्हें हमेशा के लिए। तुम नहीं जानते अधीर, तुम क्या हो मेरे लिए। इतना कर रहे हो सिर्फ मेरे लिए। सानवी शांत लहजे में बोली, तुमने मुझे सांस लेने की वजह दी है, तो अब तुम्हारे लिए ही जीना है सोनू। अधीर बोला तो सानवी का दिल किया कि उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर ले, लेकिन दिल के दूसरे कोने में एक बात ये भी थी कि ये दायरे कायम रखने हैं। छूने के लिए भी बंधन मायने रखता था, दोनों के लिए। अच्छा, तो कौन सी जगह पर है घर? सानवी उत्सुक लग रही थी। अधीर ने उसे लोकेशन के हिसाब से कुछ जानकारी बताई। उसे लगा कि शायद ही सानवी जानती होगी, लेकिन सानवी काफ़ी वक्त पहले वहाँ जा चुकी थी। वह जगह उसके घर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर थी। वो बातें कर ही रहे थे कि रंजन दरवाज़ा नॉक किया। सानवी, अब घर चलें? वो बाहर से ही बोला। सानवी लगभग हंसते हुए बोली, शायद आप भूल रहे हो कि ये आपका ही कैबिन है, फिर आप बाहर क्यों खड़े हैं? बस ऐसे ही। रंजन भी हल्का मुस्कुराया। चले, नहीं तो तेजस सवाल करेगा। उसने अपनी बात दोहराई। सानवी ने अधीर को देखा तो अधीर ने पलकें झपका दी। सानवी उदास से उठी और रंजन के साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। सोनू, अधीर ने पीछे से आवाज़ दी। सानवी ने अपनी गर्दन घुमाई। ध्यान रखना अपना, बस कुछ दिन और इंतज़ार करना है, अधीर बोला तो सानवी ने मुस्कुराकर सहमति जताई, फिर अपनी हाथ उठाकर अलविदा किया और चली गई। अधीर कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कैबिन में वापस चला गया। लेकिन सानवी की बात पूरे दिन उसके लिए दिमाग में घूमती रही कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जीकर भी और मरकर भी। बेशक वो इस बात को लेकर परेशान हो रहा था। रात का वक्त, सुनसान इलाके में बना हुआ इकलौता मकान, जिसके 100 मीटर के दायरे में कोई और घर नहीं था, बस खाली ज़मीन जिस पर बड़ी बड़ी घास उगाई थी। इस इलाके को सन्नाटे ने पूरी तरह से घेरा हुआ था। बस झिंगुरों के पैरों की रगड़ से निकलती झींग की तेज आवाज़ आ रही थी। मकान के आसपास के माहौल में धुआं फैला हुआ था, जो उस मकान की खिड़कियों से निकलता हुआ माहौल को डरावना बना रहा था। अंदर से किसी की बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। बस जिस कमरे से धुआं बाहर निकल रहा था उसमें हल्की रोशनी हो रखी थी, लेकिन किसी बल्ब से नहीं बल्कि मोमबत्ती और दिए से। कमरा इत्र से महक रहा था। कमरे के अंदर एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया हुआ था और उस घेरे के अंदर स्टार जैसी आकृति बनाई हुई थी। उसके अंदर आग जल रही थी। घेरे के बाहर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जलते दिए रखे हुए थे। कमरे में चारों ओर मोमबत्तियाँ जलाकर रखी हुई थी। गोल घेरे के बाहर काला लिबास पहने एक लड़की बैठी थी और मुंह पर काला नकाब पहना हुआ था। उसके बगल में ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी बैठा था। वो थोड़े थोड़े अंतराल पर आग में कुछ डाले जा रही थी। ये प्रतिक्रिया वो काफ़ी देर तक दोहराती रही। फिर आधी रात के वक्त वहाँ से उठ खड़ी हुई। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके पास कुछ पैसे रखे और हाथ जोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उस लड़की ने वो पैसे उठाए और हाथों में लहराती हुई उसी कमरे में लगे आईने के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपने चेहरे पर पहना काला नकाब उतारकर एक तरफ फेंक दिया। वो मिष्टी थी, वही मिष्टी जो अधीर पर अपनी नज़र जमाए बैठी थी, लेकिन उसका ये स्वरूप बिल्कुल अलग था जो शायद किसी ने ना देखा था। उसने अपने आंखें काजल भर भर के कजराड़ी बनाई हुई थी। होठों पर लिपस्टिक जैसा ही कुछ लगाया हुआ था, लेकिन वो भी बिल्कुल काला। उसे काला जादू का शौक काफ़ी वक्त पहले से ही था। उसने एक आम जिंदगी जीने के साथ साथ इन सब की विद्या भी ग्रहण की थी, जिसे अब उसने धन अर्जन का स्रोत बना लिया था। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति बेशक उसके पास इसी से संबंधित किसी काम से आया था, जिसकी उसने रकम भी चुकाई। वो वहीं पड़ी एक कुर्सी पर पसर गई। उसने पास ही खड़ी डिब्बी से सिगार निकाली और फूंकने लगी। उफ, ये शौक़ क्या क्या कराते हैं इंसान से। और शौक़ अगर कमाई का साधन भी बन जाए तो होता है सोने पर सुहागा। वो अभी भी अपने एक हाथ में पैसे लहरा रही थी, दूसरे हाथ में सिगार थामे हुई थी। वो अचानक ही थोड़ा सीधी होकर बैठी। लेकिन अब ये शौक़ मुझे मेरी चाहत से मिलवाएगा। एक आम इंसान की तरह ही पाना चाहता उसे। अगर शानवी ना होती तो बेशक वो मेरा होता। अगर किसी की जान की कीमत पर भी वो मिले तो मंजूर होगा। बस एक बार उसे पालूं, फिर मुझे कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन सानवी के रहते ये एक बार भी नामुमकिन सा है। अब सहारा लेना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों का। अगर वो फिर से मेरा ना हुआ तो मैं मार दूंगी उसे।
जो इस मिष्टी की नज़र को डगमगाने का बहाना देकर भी मुकर जाए, उसे जीने का कोई हक नहीं। मिष्टी के चेहरे पर शैतानी भाव थे। उसने टेबल पर रगड़कर सिगार बुझा दी और कमरे से बाहर निकल गई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। छुट्टियां खत्म हो गई थी। जब सानवी दाखिले के बाद पहली बार कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी, तब भी वो बहुत खुश थी। लेकिन आज उसकी खुशी का अनुमान लगाना मुश्किल सा था। उसके द्वितीय वर्ष की शुरुआत करने वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। उसे अंदाज़ा था कि अधीर पहले की तरह गेट पर ही मिलेगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत वो वहाँ नहीं था। सानवी ने सोचा कि शायद वो ही थोड़ा जल्दी आ गई है। वो खुद ही अधीर के इंतज़ार में वहाँ खड़ी रह गई। बीतता हुआ हर एक मिनट उसे भारी लग रहा था, क्योंकि इतने विद्यार्थियों के बीच अधीर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर में मिष्टी अंदर आई। सानवी उसे भूली नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान मिष्टी पर नहीं गया, या यूँ कहो कि उसकी नज़रें सिर्फ अधीर की तलाश में थीं, जिस वजह से उसे और कोई नज़र नहीं आ रहा था। मिष्टी ने उसे देखा, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा आगे जाकर ठहरी और गर्दन अजीब तरीके से सानवी की तरफ घुमाई। होठों पर तिरछी मुस्कुराहट, आंखों में वही शैतानी भाव लिए वो सानवी के पास आकर नज़र दौड़ाने लगी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो भी अधीर को देखने की कोशिश में थी, लेकिन सानवी के आसपास अधीर नज़र नहीं आया। वो तो हल्का सा हंसते हुए आगे बढ़ गई। वहीं अब सारे विद्यार्थी क्लास में जा चुके थे। बस जो न्यू एडमिशन थे वही इधर उधर चक्कर लगाते नजर आ रहे थे। सानवी एकदम निराश हो गई। उसका पूरा दिन उदासी में ही बीता। अगले दिन वापस वही हुआ और अगले 1 महीने तक ऐसा ही होता रहा। अधीर कहीं नज़र नहीं आया। सानवी परेशान थी तो वही मिष्टी अपनी सोच में गुम कि आखिर अधीर है कहाँ। वो कहीं नज़र आए ना आए, लेकिन सानवी के साथ ज़रूर दिख जाता था। लेकिन यहाँ दृश्य ही अलग थे। सानवी खुद उसे खोजने में परेशान थी और एक दिन उसने सोच लिया था कि अगले दिन क्लास में ना जाकर रंजन के ऑफिस जाएंगी, आखिर पता तो चले कि मसला क्या है। वो अगले दिन कॉलेज के गेट पर पहुंची और अंदर ना जाकर ऑफिस के रास्ते पर आगे बढ़ने को हुई, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसे अधीर नज़र आ गया हो। पहले तो उसे ये अपनी नज़रों का धोखा लगा, लेकिन जब गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ गौर से देखा तो अधीर सच में वहाँ खड़ा था। सानवी भागकर उस तक पहुँचती, भावनाओं में जाकर कहीं वह उसे गले ना लगा लें, इसलिए अधीर अपने हाथ बांधे खड़ा हो गया। कहाँ थे तुम? पिछले 1 महीने से मैं सोच सोच कर परेशान हुए जा रही हूँ। कम से कम आकर बता तो सकते थे कि क्या कारण है तुम्हारे यहाँ नहीं आने का। इतनी जल्दी तंग आ गए क्या मुझसे? सानवी की आवाज़ गुस्से में था और आंखें गुस्से और अधीर को देख लेने की खुशी के मिश्रित भाव में बहने को उतारू थी। रिलैक्स रिलैक्स सोनू, पहले जान तो लो कि मैं क्यों नहीं आया, और प्लीज़ तुम आंसू मत बहाना। हाँ बताओ, ये जाने बिना तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूँगी। अधीर मुस्कुरा दिया। सोनू मैंने। अधीर ठहरा। हाँ तुमने? सानवी उसके ठहरते ही पूछ बैठी। वो मैंने। अधीर उसे चिढ़ाने की खातिर फिर चुप रह गया। बोलो ना, क्लास का वक्त हो जाएगा। सानवी झल्लाई। अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम जाने बिना मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगी। बोलो भी, नहीं तो मैं चली जाऊँगी तुम्हें यहीं अकेला छोड़कर। सानवी क्लास की तरफ उंगली कर बोली। मुझे अकेला छोड़ने की बात मत करो। वो गंभीरता से बोला। ठीक है ठीक है, अब तो बताओ क्या बात है। सोनू, मैंने घर खरीद लिया है। हाँ खरीद लिया मैंने घर, अपना आशियाना। लेकिन अधीर खुशी से बोलते बोलते थोड़ा निराश हुआ। लेकिन क्या हुआ अधीर? देखो सोनू, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। घर खरीदने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मुझे अब घर मैनेज करने में थोड़ा वक्त और दे दो। कैसी बात कर रहे हो अधीर? मैं समझती हूँ वक्त लगता है, तो तुम इंतज़ार करोगी ना मेरा? अधीर ने पूछा। इंतज़ार? लेकिन वो किस लिए? तुम तो नज़रों के सामने हो। सानवी ने असमंजस से कहा। शायद तुम भूल रही हो कि अब हम पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम जॉब करने लगे हैं, तो यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त आएंगे। अधीर शरारत से बोला। सानवी हंसी, लेकिन अंदर थोड़ा दर्द भी उठा। रोक भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद सानवी की क्लास का वक्त हो गया तो अधीर ने विदा ली और ऑफिस चला गया। उधर क्लास की खिड़की से मिष्टी सब देख रही थी। आऊँगी ज़रूर, लेकिन सुना है इंतज़ार का फल मीठा होता है। इंतज़ार करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी।
अब सानवी अकेले ही कॉलेज आया करती थी, फिर भी हर दिन उम्मीद से कॉलेज में कदम रखती थी कि अधीर उससे मिलने आए, लेकिन शायद अधीर ने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंका हुआ था। सानवी समझ रही थी और मन पर काबू भी था। वक्त बीतता गया। उस दिन की मुलाकात के करीब 7 महीने बाद अधीर वापस कॉलेज के गेट पर खड़ा था। शायद सानवी को देखे बगैर मन नहीं माना था। वह निरंतर बाहर की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं ऑफिस का काम भी जरूरी था और वो ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता था। सानवी के द्वितीय वर्ष के एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए अधीर अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता था। कहाँ रह गई सोनू? 7 महीने बाद भी मिलना नहीं हो पाएगा क्या? अधीर का मन उदास हुआ पड़ा था। जल्द आ जाना यार, तुझे देखे बिना जी नहीं लगता। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊं, लेकिन क्या करूं? अभी तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अभी मेरा ही कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, बस आशियाना ढूंढा है, अभी उसे सजाना भी तो है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत वक्त लगा रहा हूँ, लेकिन मकान नहीं, घर बनाना है, वक्त लगेगा ही। वो खुद से बातें करने में खोया हुआ था कि तभी मिष्टी आई। अधीर अकेला ही खड़ा था। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बिना वक्त गवाए अपने बैग से एक प्लास्टिक थैली निकाली, जिसमें रेत सा कुछ भरा हुआ था। उसने पूरी रेत अपनी हथेली में उड़ेल दी। आधी अधूरी रेत जमीन पर गिर चुकी थी। उसने रेत को अपनी मुट्ठी में समेटा और मुट्ठी होठों के पास रखकर कुछ बुदबुदाने लगी। फिर उसी मुट्ठी से अपने सिर को छुआ और तेज कदमों से अधीर की तरफ बढ़ी। अधीर अपनी सोच में गुम सिर झुकाए खड़ा था। वो चुपचाप आई और उसके पीछे होकर हौले से वो रेत अधीर की शर्ट पर बिखेर दी। फिर बिना उसकी नज़रों में आए कॉलेज के अंदर चल दी। कुछ कदम चलने के बाद वो मुड़ी। अब खुद आओगे मुझ तक चलकर? बस रात का इंतजार है, फिर तुम मेरे होंगे। फिर सिर्फ एक बार नहीं, तुम्हें तो जन्म भर अपना बना के रखने का जी चाहता है। खैर, तुम आओ तो सही। तुमसे जी लगता है या जी भरता है, ये बाद में सोचा जाएगा। अभी के लिए तुम ख्वाहिश हो मेरी, जो किसी भी कीमत पर पूरी होकर रहेगी। मिष्टी अंदर जा चुकी थी। वहीं गेट पर कुछ दूरी पर खड़ी सानवी उसकी ये हरकत देख चुकी थी। सानवी शुरू से जानती थी कि मिष्टी भी अधीर को पसंद करती है, लेकिन अभी उसने जो किया वो क्या था, ये सानवी को कुछ समझ नहीं आ सका। वो अंदर से थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगी, तो फटाफट अधीर की तरफ बढ़ी। अधीर, वो घबराहट में अपनी आवाज़ में थोड़ी तेज कर बोली। अधीर मंत्रमुग्ध सा उसी की तरफ घुमा। सानवी इतने वक्त बाद उसका चेहरा देख सकी थी। उसे देख वो मिष्टी की बात भूल उसे ताकने लगी। बहुत याद किया था इतने दिनों में उसने अधीर को। वह निरंतर उसे देखते हुए उसके चेहरे में खोई जा रही थी, लेकिन अधीर की आंखों में कोई भाव नहीं उमड़े। वो जर होकर खड़ा रहा। फिर तभी, अरे मिष्टी तुम! इन 3 शब्दों में सानवी को होश में ला दिया। अधीर ने मिष्टी का नाम लिया था। जरूर मिष्टी वापस आई है, ये सोचकर सानवी ने इधर उधर नजरें फेरी, लेकिन मिष्टी तो वहाँ नहीं थी। लेकिन सवालिया नज़रों से अधीर को देखा। बोलो भी मिष्टी, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अधीर वापस बोला तो सानवी दंग रह गई। अधीर उसे ही मिष्टी नाम से संबोधित कर रहा था। अधीर, होश में तो हो? मैं मिष्टी? वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी। वही अधीर सम्मोहित लग रहा था। हाँ तो मिष्टी, अपने ही नाम पर शक है तुम्हें? वो हल्का मुस्कुराया। सानवी का दिमाग एक पल के लिए बंद पड़ चुका था, लेकिन फिर तभी उसे कुछ देर पहले हुआ वाकया याद आया। उसने अधीर की शर्ट देखी। रेत के कण अभी भी अधीर के शर्ट पर चिपके हुए थे। सानवी ने आज तक अधीर को छूने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन आज उसके हाथ अपने आप अधीर की पीठ पर जा ठहरे। वो अपने हाथ से उस रेत को हटाने लगी। मिष्टी, क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। अधीर सम्मोहित में ही असहज हुआ। सानवी ज़्यादा घबराने लगी। अधीर पर यह कैसा असर था जो उसे सानवी में मिष्टी नजर आ रही थी? उसे बिना एक पल गवाए, बिना कुछ सोचे समझे अधीर का हाथ मजबूती से थामा और उसे खींचकर वहीं बने एक दीवार के पीछे ले गई। आज उसने लोगों की परवाह नहीं की थी। ये नहीं सोचा कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। उसे अधीर की फिक्र थी, लोगों की सोच से मतलब नहीं। अधीर इस बार कुछ न बोला, जैसे कि वो पूर्णतः अपने होश गवा बैठा था। उसने अधीर का हाथ छोड़ा, हिम्मत जुटाकर पूरी तरह से खुद को तैयार किया। ये जरूरी था और कांपते हाथों से अधीर की शर्ट के बटन खोलने लगी। कांपने के बावजूद उसके हाथ तेज चल रहे थे। वो कैसे भी करके अधीर को इस असर से मुक्त कराना चाह रही थी। बटन खोलकर वो अधीर के पीछे हुई और शर्ट निकाल ली।
फिर वहीं सड़क के किनारे जल रहे कचरे में वो शर्ट फेंक दी। शर्ट ने भी आग पकड़ ली। उसने वापस अधीर को देखा तो अपनी गर्दन झटक रहा था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश में हो। जैसे जैसे उसका दिमाग वापस अपनी स्थिति में लौट रहा था, वैसे उसके होश गुम होते जा रहे थे। वो यहाँ अकेले में, सामने शानवी खड़ी और तो और शर्ट भी गायब थी। कैसे, आखिर कैसे? वो अपने आप से सवाल करता रहा, जब तक कि बोलने की हालत में नहीं आ पाया। सोनू। जैसे उसके मुंह से शब्द निकले, वो शानवी की तरफ लाचारी से देखने लगा। उसे ना तो कुछ याद आ पा रहा था और ना ही कुछ समझ पा रहा था। शानवी भी सोच में पड़ी थी कि क्या कहे अब अधीर से। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी कैसी लगती है ये भी कमेंट्स करके बता सकते हो आप। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।